हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज अपन सेल साइकिल सेल डिवीजन का एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है माइटोसिस। सो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो पेरेंट सेल है, लाइक पेरेंट सेल है, जब ये डिवाइड होकर डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगी तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल इन डॉटर सेल सेम रहेगा, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें 46 क्रोमोसोम थे तो पेरेंट सेल में, तो आफ्टर डिवीजन इन डॉटर सेल्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे। 46 इसमें तो 46 डॉटर में भी रहेंगे, क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। सो माइटोसिस में जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अब माइटोसिस होता किस किस में? मोस्टली माइटोसिस फीचर्स है सोमेटिक सेल्स का, या फिर माइटोसिस फीचर है डाइप्लॉइड सेल्स का। एनिमल्स की बात करें तो माइटोसिस मोस्टली डाइप्लॉइड सेल्स में होता है, और एनिमल्स में डाइप्लॉइड सेल्स कौन सी? सोमेटिक सेल्स भी कहते हैं। तो सोमेटिक सेल्स में होता है एनिमल्स में। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं, स्पेशल केस कहते हैं इंसेक्ट्स का। एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है सम सोशल इंसेक्ट्स जो कि हैप्लॉइड है पर उनमें भी माइटोसिस होता है, वो एग्जांपल है। एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सम सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट वर्ड यूज़ किया गया है, और वो उसके लिए यूज़ किया गया है, किसके लिए? ड्रोन के लिए। हनी बी, मेल हनी बी, ड्रोन मेल हनी बी, ड्रोन मेल हनी बी, इसमें भी माइटोसिस होता है, पर ये इसकी सेल्स कैसी होती है? हैप्लॉइड, और सोमेटिक सेल्स डेप्लॉइड। तो इन केस ऑफ सोमेटिक सेल माइटोसिस होता है एनिमल में। एनिमल में डाइप्लॉइड सेल्स के केस में माइटोसिस होता है, उसका एग्जांपल सोमेटिक सेल्स है। और एनिमल में ही हैप्लॉइड के सेल के केस में जहां माइटोसिस होता है, उसका एग्जांपल है ड्रोन मेल हनी बी। ठीक, प्लांट के केस में भी माइटोसिस हो सकता है, हायर प्लांट्स में होता ही है, इन डाइप्लॉइड सेल्स ऑल्सो। अब देखेंगे कॉज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस क्यों होता है, माइटोसिस होने की नीड क्या है, तो उसको एक्सप्लेन किया है कर्न प्लाज्म थ्योरी के थ्रू। किसने? हार्टविक ने। तो हार्टविक एक साइंटिस्ट, उसने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करी है, उसका नाम है कर्न प्लाज्म थ्योरी। कर्न प्लाज्म थ्योरी बाय हार्टविक। किसने दिया है साइंटिस्ट का नाम? हार्टविक। हार्टविक ने कर्न प्लाज्म थ्योरी इंट्रोड्यूस करी है, किसके लिए? फॉर द कॉज ऑफ माइटोसिस, की माइटोसिस होने की जरूरत क्या पड़ती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनसीईआरटी में नाम नहीं है कर्न प्लाज्म थ्योरी हार्टविक, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड वर्ड्स दिया हुआ है, इसलिए अपन को ये पता होना जरूरी है। तो कर्न प्लाज्म थ्योरी क्या कहती है कि माइटोसिस क्यों होता है? माइटोसिस होने का कारण है टू बैलेंस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो माइटोसिस होने का कारण है न्यूक्लियो, एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को बैलेंस करने के लिए। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बैलेंस करने के लिए इसको ऑल्सो क्या कह सकते हैं अपन? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, KI, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, और इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं KI को। तो जब किसी सेल का KI डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए सेल डिवाइड होती है। अब KI डिस्टर्ब होने का क्या मतलब है अपन देखते हैं, और अपन इसको तोड़ के भी देख सकते हैं। कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड किससे डिनोट करते हैं? कैरियो वर्ड किसके लिए डिनोट करते हैं? न्यूक्लियस के लिए। ठीक, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम का रेशियो है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो सेल को उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक सेल है, इसके अंदर ही न्यूक्लियस है। मान लीजिए कि जो अपने साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ले लेते हैं 20 और न्यूक्लियस का वॉल्यूम ले लेते हैं 10। तो जो इसका KI आएगा, KI का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। KI का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो 10 है यहाँ पे, तो अपन ने 10 पुट कर दिया, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है? 20। तो इसका KI कितना आ गया? इसका KI आ गया 0.5 KI आ गया। अभी ये न्यूक्लियस इस वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को आराम से मैनेज कर पा रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चला पा रहा है, तो कुल मिला के सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अब सेल ग्रोथ का टाइम आया, सेल को ग्रोथ करनी है, तो सेल जब ग्रोथ करेगी तो ग्रो करने के टाइम क्या होगा? इसका साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा, न्यूक्लियस का अमाउंट नहीं बढ़ेगा। न्यूक्लियस तो अभी भी 10 है, अब साइटोप्लाज्म हो गया 40। साइटोप्लाज्म कितना हो गया? 40। तो अब इसका KI क्या आ जाएगा? KI इक्वल्स टू 10/40, ये आ गया 0.25। तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जब बढ़ा
वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म 20 से 40 हुआ, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ा तो KI कम हुआ, KI कम होकर कितने से हो गया, पहले 0.5 था, अब कितना हो गया 0.25। तो इस KI को वापस 0.5 करने के लिए, इस KI को वापस बैलेंस करने के लिए, अच्छा इससे क्या दिक्कत हो रही है, KI कम होने से, KI कम होने से दिक्कत ही हो रही है कि अब ये न्यूक्लियस इस सेल को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहा है। पहले आराम से इस सेल को एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहा था, साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी इजीली मेंटेन कर पा रहा था, पर अब नहीं कर पा रहा। तो इस सेल का डिवाइड होना जरूरी है KI को बैलेंस करने के लिए। तो ये सेल सिंपली 2 में डिवाइड होगी। ठीक, ये सेल जब 2 में डिवाइड होगी तो अब जो ये 2 सेल बनी, इनके अंदर भी न्यूक्लियस। ठीक, अब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है फाइनल डिवाइड होने के बाद 10 एंड डिवीजन साइटोप्लाज्म का हुआ, सेल डिवाइड करी तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अभी भी 10 है, अब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया 20 एंड यहाँ पे भी हो गया 20। तो वापस से जब इसका KI निकाला गया 10/20 तो वो क्या आया 0.5 पहले की तरह। तो पहले 0.5 से इसका जो KI था 0.25 हो गया था, KI डिक्रीज हुआ, उसको बैलेंस करने के लिए सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, वापस से KI कितना हो गया 0.5। तो KI को कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बैलेंस करने के लिए या वापस से मेंटेन करने के लिए सेल का डिवीजन होता है। तो ये किसने दिया था, कर्नप्लान्स थ्योरी ने, कर्नप्लान्स थ्योरी हर्टविग ने प्रपोज करी थी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, माइटोसिस को 2 फेज में मेनली अपन पढ़ते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। तो माइटोसिस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 फेज, इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक, तो सबसे पहले माइटोसिस को 2 फेजेस में डिवाइड करेंगे, 2 फेजेस। फर्स्ट इज इंटरफेज, and second is M phase, also known as mitotic phase. M stand for mitotic phase. So अपन माइटोसिस को अपन 2 फेज में मेनली पढ़ते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज में। तो इंटरफेज जो है, इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, दैट इज G1 फेज, G2 फेज एंड S फेज, या फिर इसको और ऐसे कह सकते हैं अपन, अगर सीक्वेंस में देखें तो अपन कह सकते हैं G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और M फेज इज डिवाइडेड इनटू अगेन 2 फेज, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड देन फाइनली साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस। सो बेसिकली इंटरफेज जो है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है, इंटरफेज 2 फेजेस में डिवाइडेड है, G1 S G2 कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब देखेंगे हम इंटरफेज। तो जो सेल साइकिल का जो अपना जो सेल साइकिल का मोस्ट ऑफ द टाइम है वो किस में चला जाता है, इंटरफेज में। इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज है जहाँ पे डिवीजन का प्रिपरेशन हो रहा है, सेल डिवीजन करने के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, और डिवीजन किस में आकर होता है, एम फेज में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम NCERT में लाइन मेंशन है, मोस्ट ऑफ 95% टाइम ऑफ जो अपना सेल डिवीजन का 95% जो टाइम है वो इंटरफेज में चला जाता है, एंड ओनली 5% या लेस देन 5% टाइम जो है, मतलब ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल का, वो एम फेज में इंक्लूड रहता है, मतलब एम फेज के लिए रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन सेल का एग्जांपल है, एक टिपिकल डायप्लॉइड सेल है जो, तो उसके 24 आवर्स में वो डिवाइड हो जाती है सेल्स उसकी, तो उसका जो मोर देन 23 आवर्स से भी जो ज़्यादा का टाइम है वो इंटरफेज ही ले लेता है, और लेस देन 1 आवर्स किसके लगता है, एम फेज में। ये NCERT में मेंशन है। अब जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपली प्रिपरेशन में टाइम लगता है, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साल भर आप साल 2 साल प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम कितने आवर्स का होता है, 3 आवर्स का। वैसे ही सब देखते हैं कि प्रिपरेटरी फेज से टाइम ज़्यादा लग रहा है और फाइनल डिवीजन किस में हो रहा है, एम फेज में। अब अपन उनको 1 बाय 1 करते हैं, पहले अपन इंटरफेज लेंगे, मतलब इसका सीक्वेंस ही रहेगा कि पहले इंटरफेज होगी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, देन कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और देन फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा, और सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, तो अपन 1 बाय 1 लेते हैं, पहले अपन इंटरफेज समझते हैं, इंटरफेज के बाद अपन आ जाएंगे किस में, एम फेज में। अब इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज की पहली फेज कौन सी है, G1 फेज। ठीक है, G1 फेज को और क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट फेज, गैप 1 फेज या फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं इसको। G1 फेज इज फर्स्ट गैप फेज, G2 फेज इज सेकेंड गैप फेज, और S फेज इज सिंथेसिस फेज। जब इस प्रोसेस को, इंटरफेज को जब अपन माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू करते हैं तो S फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है,
तो डीएनए रेप्लिकेशन के पहले गैप और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद गैप विजिबल होता है। गैप मतलब उसमें माइक्रोस्कोप में कुछ विजिबल नहीं होता। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिज्म, सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल ऑर्गेनेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है इन फेजेस में, बट माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं है। तो एस फेज के पहले गैप और एस फेज के बाद गैप, मतलब माइक्रोस्कोप में कुछ विजिबल नहीं होता, इसलिए नाम गैप आया। ठीक, G1 फेज। अब G1 फेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि G1 फेज में क्या होगा, अपन G1 फेज देख लेते हैं। G1 फेज में क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल का नंबर बढ़ेगा, सेल ऑर्गेनेली का नंबर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल ऑर्गेनेल का नंबर जरूरी, क्योंकि सेल डिवाइड होने वाली है। ठीक, और तीनों फेज में ही, चाहे मेंशन करें ना करें, तीनों फेज में ही सेल की ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सेल की ग्रोथ बराबर से हो रही है। पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक तीनों के जो पॉइंट्स है वो अपन यहाँ मेंशन कर दे जाएंगे। तो सेल ऑर्गेनेल का नंबर बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ बढ़ रही है, मतलब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, और सेल ऑर्गेनेल का नंबर तो बढ़ ही रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, और मतलब सेल ग्रोथ हो रही है। ठीक, ये है अपना G1 फेज का कैरेक्टरिस्टिक फेज। सबसे इंपॉर्टेंट फेज, इंटरफेज की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज एस फेज। बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है एस फेज। एस फेज इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज, और इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन दिस फेज, एस फेज। एस फेज को क्या कहेंगे अपन, सिंथेसिस फेज, क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, सिंथेसिस फेज। सेकंड, डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड चीज में क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। हिस्टोन प्रोटीन किसके लिए रिक्वायरमेंट है, हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायरमेंट होते हैं डीएनए को, जब हम 2.2 लॉन्ग, अपना डीएनए का आपको पता है कि डीएनए की लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्स 2.2 मीटर होती है, और सेल की साइज क्या होती है, माइक्रोन्स में होती है, मतलब 10⁻⁻6 मीटर्स होती है। तो इस माइक्रोन साइज की सेल में इस डीएनए को फिट करना है, तो इसको कंडेंस करना पड़ेगा, इसको टेंगल्ड करना पड़ेगा, इसको उलझाना, मतलब इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए में क्या चार्ज होता है, डीएनए में होता है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप के कारण नेगेटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन में दो अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो कि कैसे हैं, बेसिक अमीनो एसिड। लाइसिन एंड आर्जिनिन आर 2 बेसिक अमीनो एसिड फाउंड इन हिस्टोन प्रोटीन, जिसके कारण इसका चार्ज हो जाता है पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन कारण, या अट्रैक्शन होने से ये आपस में मिलते हैं, मतलब हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करता है डीएनए को कंडेंस करने में। इसको कंडेंस करके हम न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, फिर उससे सोलेनॉइड बनते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में डिटेल में है, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो इनका जो कॉम्बिनेशन को ही अपन न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं, वो मॉलिक्यूलर बेसिस में आता है। तो मतलब हिस्टोन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है, जो कि डीएनए को कंडेंस करने में, सेल में फिट करने में हेल्प करेगा, वो इसी फेज में होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर इन दिस फेज ओनली, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें, एनिमल सेल्स में। याद रखिएगा, प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, एनिमल सेल्स। तो सेल की ग्रोथ तो हो ही रही है, साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज हो ही रहा है, सेल की ग्रोथ तो हो ही रही, उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस फेज का, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो रहा है, और हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बाद आती है G2 फेज, थर्ड फेज ऑफ इंटरफेज इज G2 फेज। अब यहाँ से अगर अभी नीट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक यही क्वेश्चन बना हुआ है कि अपना डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज, कई बार आ चुका है नीट पे। अब लास्ट है G2 फेज, सेकेंड गैप फेज, दैट इज G2 फेज। G2 फेज का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम सेल ग्रोथ एंड इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, कि ये इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन। ट्यूबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन हेल्प करेगा, ये भी हेल्प करेगा किसमें, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर डिवीजन में हेल्प करते हैं, जो कि अपन आगे देखेंगे। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन अभी के लिए आप याद रखिए कि ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो सेकेंड गैप फेज का जो की पॉइंट हो गया कि हेल्प इन द ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
तो ये था इंटरफेस G1 S G2। अभी तक नीट का क्वेश्चन कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज एस फेज ऑफ सेल साइकिल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन देखने वाले हैं कौन सा फेज, मेन फेज। अब होगा माइटोसिस मेन, अब होगा सेल डिवीजन, तो उसका अपन देख रहे हैं एम फेज। एम फेज दैट इज माइटोसिस फेज। तो एम फेज में सबसे पहले माइटोसिस फेज जो कि है, वो माइटोसिस फेज को भी अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। एम फेज को मैंने बताया था दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला कैरियोकाइनेसिस, पहले अपन न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे, न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे, क्रोमोसोम जो डुप्लीकेशन हुआ उसका डिवीजन करेंगे। उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटो मीन सेल, सेल का डिवीजन आखिरी में, उसके जस्ट पहले अपन न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे, मतलब कैरियोकाइनेसिस करेंगे। काइनेसिस मीन्स डिवीजन। एम फेज ऑल्सो नोन एज माइटोटिक फेज। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कितनी फेजेस हैं? कैरियोकाइनेसिस इंक्लूड्स फर्स्ट, वन बाय वन देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस की पहली फेज दैट इज प्रोफेज। अभी सेल कौन कौन सी फेज से गुजर के आ चुकी है? G1 S एंड G2 फेज। अब G2 फेज के बाद सेल एंटर कर रही है किसमें, प्रोफेज में। प्रोफेज की कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हम देखेंगे। मान लीजिए सेल है, ये अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है ना। ये अपना क्या है, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक। प्रोफेज का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, जो एनसीईआरटी मेंशन है कि अपन को कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज स्टार्ट हो चुका है या प्रोफेज, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इनिशिएशन, मतलब क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन इनिशिएट हो चुका है। एक बात मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि एक नॉर्मल सेल जो हमारी ह्यूमन सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल है, मतलब जो डीएनए है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कुछ भी नहीं है, डीएनए को कंडेंस कर करके, कंप्रेस कर करके, न्यूक्लियोसोम बना के, फिर सोलिनॉइड बना के, फाइनली जो हम कंप्रेस्ड करके क्रोमैटिन की फॉर्म में ले आते हैं। मतलब 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को कंप्रेस कर करके हम क्रोमैटिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक है, जो कि एक्चुअल हमारी नॉर्मल सेल में प्रेजेंट है, जो डिवाइड नहीं हो रही है। तो इसमें जो क्रोमोसोमल मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। जब ये सेल डिवीजन के टाइम, जब डिवाइड होने का टाइम आएगा इस सेल का, तो ये क्रोमैटिन कंडेंस होगा। कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम अपीयर ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। नॉर्मल सेल में क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन, ठीक। अब ये कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमोसोम में, और यही अभी अपन देखने वाले हैं। तो प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ही यही है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जिसका क्या मतलब है, क्रोमोसोमल मटेरियल, जिसका मतलब क्या है, क्रोमैटिन, क्योंकि क्रोमैटिन ही प्रेजेंट है सेल में। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये क्रोमैटिन है, अब ये किस में कंडेंस हो जाएगा, क्रोमोसोम में। ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। दूसरा क्या होगा इसमें, प्रोफेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंट्रियोल है वो स्टार्ट कर देगा मूविंग टुवर्ड्स दी पोल्स। जैसे ये सेल है अपनी, ये अंदर ये मैंने बनाई है क्या, न्यूक्लियर एनवलप बनाया, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है। ये सेल का क्या कहलाएगा, पोल पार्ट, और ये सेल का क्या कहलाएगा, इक्वेटर पार्ट, ठीक। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो चुका है, मतलब दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है सेल में, तो ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, ठीक। इसके बीच में स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ रेज प्रेजेंट होती हैं, स्टार लाइक रेज, जिनको हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज, कुछ नहीं, जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है, हेल्प करती है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में यहाँ पे। तो एस्ट्रल रेज, सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल बनाया मैंने, एस्ट्रल रेज बनाया, ये अपना सेंट्रियोल है, ठीक। एंड दिस इज स्पिंडल फाइबर। ये तीनों किस में हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे सेंट्रोमियर की स्प्लिट में, क्रोमोसोम के, ये क्रोमोसोम है जो जिस पॉइंट पर अटैच होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, मैं आगे और बता दूंगा। उस जो जब स्प्लिट होता है तो उसमें यही हेल्प करते हैं, मोटा कहें तो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेस
टुगेदर नोन एज स्पिंडल एपरेटस। एनसीईआरटी में वर्ड मिलेगा आपको, स्पिंडल एपरेटस। स्पिंडल एपरेटस क्या कहलाते हैं? सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर एंड एस्ट्रल रेज आर नोन एज स्पिंडल एपरेटस। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल एपरेटस की असेंबली स्टार्ट हो गई, ये आपको दिख रही है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ क्या होगा, जो सेंट्रियोल है स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी पोल, सेंट्रियोल पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सेंट्रियोल पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट जो कि किस में होता है, प्रोफेज में। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल स्टार्ट। क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट होने लगेगा, क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे क्रोमैटिन की जगह, ये कंडेंस होगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। ठीक, एक चीज़ और, क्योंकि सेल्स एस फेज से आ चुकी है तो इस सेल का जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो डबल ऑलरेडी हो चुका है। एक यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अपन एक कंपैरिजन भी लेके चलते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, जो अभी तक अपन करके होके आ चुके हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में G1 फेज में सेल जो है उसमें जो क्रोमोसोम है उसका जो अमाउंट है वो 2n है और डीएनए का अमाउंट है 2c। ठीक, अब 2n को अपन 46 बोल लेते हैं अपन, क्योंकि ह्यूमन सेल पे स्टडी करते हैं, सेल डिवीजन की, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। तो डीएनए का अमाउंट है 46, क्रोमोसोम कितने हैं 46, क्रोमोसोम मटेरियल कितने 46, 2n इक्वल्स टू 46, और उसमें डीएनए कितना है 2c। आफ्टर एस फेज क्रोमोसोम तो 2n के 2n ही रहेंगे, 46 से 46, क्रोमोसोम का कोई डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, पर जो अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था इस फेज में, तो डीएनए 2c से कितना हो गया 4c। तो अभी भी 2n इक्वल्स टू 46 है, पर डीएनए 4c हो चुका है। G2 में भी सेम चीज़ चलेगी, G2 में भी 2n इक्वल्स टू 46 है और डीएनए का अमाउंट कितना हो चुका है 4c, ये याद रखिएगा। प्रो फेज में भी अपन बात करेंगे, तो प्रो फेज में भी अपन देखेंगे तो अभी भी 2n इक्वल्स टू कितना है 46 और डीएनए का अमाउंट कितना है 4c। ठीक, क्रोमोसोम अभी भी 46 है और डीएनए का अमाउंट क्या है 4c है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल देख लिया अपन ने। सेकंड क्या देख लिया, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होना स्टार्ट होगा और जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो चुका होगा। जब पूरा न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनता है या स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट फेज जो कि है मेटाफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या क्या जल्दी देख लेते हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल एंड सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी पोल एंड असेंबली ऑफ स्पिंडल एपरेटस बिगिंस, या असेंबली ऑफ स्पिंडल एपरेटस अकर्स इन प्रोफेज। तो स्पिंडल एपरेटस ये वाला, ये 2 पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। और अभी जो अपने सेल्स की कंपोजिशन क्या बन रही है कि क्रोमोसोम उसमें कितना है, अभी तक जो 2n था स्टार्टिंग में 2n ही है, जो कि 46 अपन लेके चल रहे हैं, जो कि किसके केस में होता है ह्यूमंस के केस में, और 4c अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है जो कि 4c है। ठीक, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इस सेल से स्टार्ट किए हैं जो कि 2n इक्वल्स टू 46 है और डीएनए 2c है। 2c इज अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए जो उस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, डीएनए अमाउंट। ठीक है, जो 46 क्रोमोसोम में कितना डीएनए प्रेजेंट है 2c। ठीक, हमारा टारगेट होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ माइटोसिस 46 और अमाउंट ऑफ डीएनए उसमें 2c ही मिलना चाहिए। देखते हैं, अभी तक अपन 2n 46 और 4c में आ चुके हैं हम, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है। तो ये था प्रोफेज, कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज। अब मेटाफेज, सेकंड मेटाफेज। तो मेटाफेज का कैसे पता चलेगा कि मेटाफेज, अच्छा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि आप ऐसा पर्टिकुलर नहीं बता सकते या बहुत शार्प बाउंड्रीज नहीं है कि कौन सा फेज स्टार्ट हो चुका है, कौन सा फेज एंड हो चुका है। शार्प बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं है कि अब प्रोफेज स्टार्ट हो गया, अब मेटाफेज स्टार्ट हो गया। ये जस्ट एक अपन अपने समझने के लिए पढ़ते हैं। अब सेकेंड फेज कौन सा आएगा, जो कैरियोकाइनेसिस का मेटाफेज। मेटाफेज के लिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, मेटाफेज के लिए लिखा है कि मेटाफेज में जब मेटाफेज स्टेट स्टार्ट होने का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। एनसीईआरटी की लाइन है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब जो ये सेल है इसके चारों तरफ जो न्यूक्लियर एनवेलप थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गई। वही कैरेक्टरिस्टिक है किसका, स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट फेज दैट इज मेटाफेज। सेकंड इसमें
अभी अभी क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, मेटाफेज के स्टार्ट होते होते क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो कंप्लीटली अब क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका होगा। कितने क्रोमोसोम आएंगे? 46 क्रोमोसोम। नॉर्मल सेल में आप नंबर नहीं बता सकते कि 46 क्रोमोसोम है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल सेल में क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है जो कि थ्रेड लाइक होता है और टेंगल्ड होता है, ठीक। जबकि मेटाफेज में जो क्रोमैटिन मटेरियल था, एक सेल्स में, एक ह्यूमन अपनी जो सेल है डायप्लॉइड सेल, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। अपन उसी का एग्जांपल लेके पढ़ रहे हैं। तो अपन यहाँ पे जब मेटाफेज के बाद जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा तो कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो गया? 46 में। और सबके सब जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब, क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप था, न्यूक्लियर एनवलप हट गया है यहाँ पे, तो जितने के जितने अपने क्रोमोसोम्स थे, जितने के, और न्यूक्लियर एनवलप हट गया। दूसरी चीज़ क्या हुई थी कि सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स में आ चुके हैं। सेंट्रियोल से क्या निकले हुए हैं? स्पिंडल फाइबर्स निकले हुए हैं। स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सेंट्रियोल रहा है और ये स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर दोनों अपोजिट पोल में आ चुके हैं सेल के। अब जो क्रोमोसोम, अपना जो क्रोमोसोम कंडेंस हुआ था वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, फ्रीली साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। क्या स्कैटर्ड है? क्रोमोसोमल मटेरियल अपना, ठीक है। तो इसी तरह से ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। ठीक है, इसी तरह ये अपना जो क्रोमोसोम है इधर उधर अपना स्कैटर्ड है पूरे साइटोप्लाज्म में। अब क्या होगा नेक्स्ट, इसका क्या होगा? मेटाफेज में क्या होगा? अभी जो सारे क्रोमोसोम्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली हट चुकी है और सेंट्रल पोल्स में जा चुके हैं, अब ये एक प्लेट में, इक्वेटर में आके जमा होना स्टार्ट होंगे। और वो जो एक प्लेट फॉर्मेशन कर देंगे इक्वेटर में आके सारे क्रोमोसोम्स, जिसको हम बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट, जो कि इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट क्या है देखते हैं। मेटाफेजिक प्लेट में क्या होगा कि अब सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये आके इक्वेटर में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सेल है, ये इसका इक्वेटर है, मतलब ये जो रीजन है जहाँ पे सेल को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसका इक्वेटर है, ये 2 पोल्स हैं। अब सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर में आके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे जो एक क्रोमोसोम का अगर अपन लिखें तो ये क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, ये है 1 क्रोमोसोम और इसमें कितने क्रोमेटिड्स हैं? ये जो एक पार्ट देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये 2 क्रोमेटिड्स हैं। ये 2 क्रोमेटिड्स, 1 क्रोमोसोम और क्या कह सकते हैं? 2 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड्स। एक क्रोमेटिड्स ये रहा आपका, दूसरा क्रोमेटिड्स ये रहा। इन फ्यूचर यही क्रोमेटिड्स स्प्लिट होंगे आपस में, यही क्रोमेटिड्स स्प्लिट होके फ्यूचर जो डॉटर सेल्स बनने वाली है उनका क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो अभी क्या है कंडीशन मेटाफेज में? एक क्रोमोसोम और 2 क्रोमेटिड्स यहाँ पे है। इन ये जो जिस पॉइंट से अटैच हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, और कह सकते हैं इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स या 2 क्रोमेटिड्स, इस ये है सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम है और जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो किस पॉइंट पे अटैच है? सेंट्रोमियर पे। अब मेटाफेजिक प्लेट है, मेटाफेजिक प्लेट में इनको इक्वेटर में लाने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि ये तो स्कैटर्ड थे, घूम रहे थे, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये तो सेल में घूम रहे थे, इनको एक लाइन में लाने का काम किसने किया? स्पिंडल फाइबर्स ने। तो स्पिंडल फाइबर्स भी इन क्रोमोसोम्स पे जाके अटैच हुआ है। तो स्पिंडल फाइबर का भी काम पहला क्या हुआ कि इनने सबको इक्वेटर में अरेंज होने के लिए हेल्प किया है। स्पिंडल फाइबर, ये क्या है अपने? स्पिंडल फाइबर। ठीक, अब अटैच कहाँ से है? सेंट्रोमियर से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सेंट्रोमियर के पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें क्या अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर किस में अटैच होता है? काइनेटोकोर में।
और क्रोमोसोम आपस में या दो सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर में। तो यहाँ पे जहाँ पे अपना स्पिंडल फाइबर आके अटैच हुआ है, यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है। यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से कौन आके अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से कौन आके अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर। ठीक, और दो सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम की अटैचमेंट पॉइंट क्या है, सेंट्रोमियर। इन फ्यूचर यही सेंट्रोमियर है, ये देखिए ऐसा है, यही सेंट्रोमियर है, यहाँ जो पॉइंट है सेंट्रोमियर है, यही सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, यही सेंट्रोमियर डिवाइड होके अलग अलग डॉटर सेल्स में जाएगा और उन डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम बनाएगा नया। और काइनेटोकोर से, और जो इसमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, उसका नाम क्या है, काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर सेंट्रोमियर में कंफ्यूज नहीं होना, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच है और मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेंट्रियोल्स जो है अपोजिट पोल में जा चुके होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में दी है, दिस फेज इज बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नॉर्मल सेल में तो प्रेजेंट होते नहीं है, नॉर्मल सेल में क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो बेस्ट फेज कौन सा है, मेटाफेज, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्रोमोसोम एक प्लेट के रूप में अरेंज होते हैं। एक ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो ऐसे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके कितने क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे, 46 से 46 क्रोमोसोम ऐसे प्लेट में अरेंज हो गए। 46 से 46 क्रोमोसोम ने एक के बाद एक अरेंज होकर प्लेट बना ली, उनको अरेंज होने में हेल्प कौन नहीं किया, स्पिंडल फाइबर में। अब आप खुद देखिए 46 क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं। अब इन फ्यूचर क्या होगा, इसके बाद जो फेज आएगी मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम अटैच है ये स्पिंडल फाइबर की मदद से, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से इसको खींचेंगे, स्पिंडल फाइबर यहाँ से खींचेंगे, तो जो सेंट्रोमियर से अटैच है एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स, ये फ्यूचर में जाके अलग हो जाएंगे। तो 46 क्रोमोसोम अभी ऐसे प्लेट में अरेंज हुए हैं। तो अब इन फ्यूचर आगे एनाफेज में क्या होने वाला है, 46 क्रोमोसोम ऊपर 46 क्रोमोसोम नीचे। अब जो एक मतलब दो क्रोमेटिड्स थे वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो 46 ऊपर 46 नीचे। ठीक, अभी मेटाफेज में क्या अगर अपन कंपोजिशन लेके जैसे अपन वहाँ लिख रहे थे, तो मेटाफेज का रहेगा क्या, 2n इक्वल्स टू, अभी भी क्या है 46 ही है, क्योंकि क्रोमोसोम कितने हैं 46 अरेंज हुए हैं। और डीएनए का अमाउंट तो जो 4c तो हो चुका है पहले से ही। ठीक, तो 2n इक्वल्स टू 40, ये मेटाफेज का अभी तक जो जेनेटिक मेकअप है। ठीक, ये रहा मेटाफेज। अब थर्ड फेज क्या आती है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाएगा, बस सेंट्रोमियर का डिवीजन ही है एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो नेक्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज एनाफेज। अब एनाफेज है, अब एनाफेज में आप बताना कि सेंट्रोमियर अगर डिवाइड हो चुका है तो सेल का जेनेटिक मेकअप क्या बनेगा, बोलेंगे सब, क्या बनेगा भाई, एनाफेज। थर्ड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस एनाफेज। एनाफेज में अभी 2n आपको बताना है और डीएनए का अमाउंट तो 4c है ही। ये सेल कोई न्यूक्लियर एनवेलप है नहीं, मेटाफेजिक प्लेट थी। ठीक है, ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, ये एस्टल रेस, ये एस्टल रेस, ये स्पिंडल फाइबर निकले हुए, ये स्पिंडल फाइबर निकले हुए। ठीक, अब क्या होगा एनाफेज में, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर कैसा क्या कंडीशन बनेगी, ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर उसको यहाँ से खींचेंगे नीचे की तरफ, पोल्स की तरफ, ये स्पिंडल फाइबर उसको ऊपर के पोल की तरफ खींचेंगे और बीच में कुछ इंटरजोनल फाइबर ही प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे टुवर्ड्स पोल्स। ठीक है, तो आफ्टर एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। तो इस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होने के बाद अब इसकी कंडीशन कैसी बनेगी, जो एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई है कि सेंट्रोमियर्स टुवर्ड्स, अब इसको ऐसे समझिए आप कि ये था
अपना ये था क्या, सेंट्रोमियर जॉइंट थे, 2 क्रोमेटिड्स थे एक क्रोमोसोम के, ठीक। यहाँ से काइनेटोकोर, ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर में अटैच हुआ। अब ये जो काइनेटोकोर में अटैच हुआ, अब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये ऊपर का पोल, ये नीचे का पोल, ठीक है। अब ये स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ काइनेटोकोर पे और इसको अपनी तरफ खींचा पोल्स की तरफ, ये अटैच हुआ, ये पोल्स की तरफ खींचा। तो क्या सिचुएशन बनेगी कि ये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट, काइनेटोकोर से अटैच है स्पिंडल फाइबर, जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है ये किसकी तरफ जाएगा खींचते वक्त, अभी ऐसे था, ये अभी ऐसे था, जब इसको ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, तो ये क्या होगा, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल्स, मतलब ये सेंट्रोमियर है वो पोल्स की तरफ, ये सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ, नीचे वाले सिस्टर क्रोमेटिड का सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ, और जो आर्म है, ये इसके जो आर्म है दोनों, आर्म लैगिंग बिहाइंड, मतलब जो आर्म है वो नीचे रह जाएंगी, सेंट्रोमियर पोल की तरफ खिंचा जाएगा। तो ये मैंने काइनेटोकोर, ये स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ काइनेटोकोर पे और इस सिस्टर क्रोमेटिड को पकड़ा, ये ऐसे थे, ये अटैच हुआ, ये पकड़ा, सेंट्रोमियर टुवर्ड पोल्स और आर्म लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। तो अपन इसको देखेंगे कैसा रहेगा, क्या सिचुएशन बन जाएगी अब कि ये, ठीक है, ये ऊपर, ये ऊपर सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद ये ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद जो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन था, ये सेंट्रोमियर वाला पोर्शन था, सेंट्रोमियर वाला पोर्शन किसकी तरफ है, टुवर्ड्स पोल्स, सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ जा रहा है, इसका सेंट्रोमियर पोल की तरफ जा रहा है, और ये जो आर्म है लैगिंग बिहाइंड, मतलब इसको पकड़ के खींचा जा रहा है, तो सेंट्रोमियर तो पोल की तरफ आ रहा है और आर्म जो इसकी है, ये जो आर्म है ये लैगिंग बिहाइंड, मतलब ये पीछे लैग कर रही है, छूट गई, ठीक है, सिंपल यही था, ऐसे था, ऐसे हो गया। तो एनाफेज में क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ, और जो दोनों के दोनों अपना 46 क्रोमोसोम थे। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि पहले 46 क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4 ऐसे करके 46 क्रोमोसोम की मेटाफेजिक प्लेट बनी थी। अब सेंट्रोमियर डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, 46 क्रोमोसोम ऊपर, 46 क्रोमोसोम नीचे, तो 46 एंड 46। अब आप बताएंगे यहाँ पे 2n कितना हो गया, 2n पहले 46 चल रहा था, पर अब डिवाइड होने के बाद कितना हो गया 2n, अब 2n क्या हो गया, अब 2n नहीं रहा, वो 4n हो गया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2n नहीं रहा क्योंकि डिवाइड हो गया वो, तो 4n कितना हो गया, 46 का दुगना करेंगे तो 92, ठीक है, और 4c का 4c रहा, ठीक है। अब एनाफेज की बात क्या आएगी, नेक्स्ट फेज इज टीलोफेज। टीलोफेज कुछ नहीं है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या हुआ था, सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो गए थे, न्यूक्लियर एनवलप था वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया था। इसमें कुछ नहीं होगा, टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा कि ये सेल है, टीलोफेज में कुछ नहीं, जो वहाँ पे प्रोफेज का रिवर्स ऑफ प्रोफेज, पहले तो उसको अपन लिख देंगे रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक। प्रोफेज में क्या हुआ था, सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, इसमें डीकंडेंसेशन होगा, मतलब वापस जो क्रोमोसोम थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमैटिन में। तो जो क्रोमोसोम थे वापस किस में कन्वर्ट हो गए, क्रोमैटिन में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गए, मतलब क्रोमोसोम ने अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर दी, मतलब क्रोमोसोम नाम की अब कोई चीज़ नहीं रही, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, क्रोमैटिन में। ये जो मैंने लाइन बोली ना कि क्रोमोसोम लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी, वो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो क्रोमोसोम लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी, डीकंडेंसेशन हो गया, पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल या क्रोमैटिन हुआ था, अब डीकंडेंसेशन हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हुई थी, रीअपियर हो गई। सेल ऑर्गेनेल जो डिसअपियर हुए थे, सेल ऑर्गेनेल वापस रीअपियर हो गए, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स भी वापस आ चुके हैं इसमें, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ प्रोफेज या टीलोफेज। अब टीलोफेज के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हुई अपनी क्या, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंड फेज ऑफ एम फेज, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा और सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, टीलोफेज में क्या रहेगा, टीलोफेज में भी 4n92 रहेगा और 4c ही रहेगा अभी भी, क्योंकि उसमें तो जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज ही हुआ है, कुछ नया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये था टीलोफेज। अब टीलोफेज के बाद क्या होगा, फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस होगा तो सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। तो फाइनल क्या, फाइनल जो एम फेज का जो फाइनल जो स्टेज है या फिर फेज है वो है क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसमें सेल फाइनली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो इसमें प्लांट्स के केस में ये होता है फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के थ्रू, और एनिमल्स के केस में होता है
फरो फॉर्मेशन के थ्रू। अब एक बार इसका मैं साइटोकाइनेसिस के बाद जो दो सेल बनने वाली हैं, साइटोकाइनेसिस के बाद जो दो सेल, ये अभी टीलोफेज तक अपन यहाँ तक पहुँचे थे। अब साइटोकाइनेसिस के बाद फाइनली जो सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे क्या स्टेट थी, सॉरी यहाँ पे था 4n = 92 और डीएनए का अमाउंट 4c था। अब फाइनली जब ये डिवाइड हो गई दो पार्ट में तो 46 क्रोमोसोम ऊपर 46 नीचे, तो फाइनली इस सेल का कंपोजिशन क्या बन गया, 2n = 46 एंड डीएनए क्या हो गया 2c, 4c का हाफ 2c और 4n का हाफ 2n, जो कि 46 हो जाएगा 92। ठीक है, और इसका भी मेकअप क्या हो गया, 2n = 46 एंड डीएनए का अमाउंट 2c। स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, 2n 46 2c, 2n 46 2c। तो जो स्टार्टिंग में हम पेरेंट सेल का जो जेनेटिक मेकअप था वही जेनेटिक मेकअप डॉक्टर सेल का भी रहता है। यही कैरेक्टरिस्टिक क्या है माइटोसिस का। अब ये जो साइटोकाइनेसिस हुआ ना, ये साइटोकाइनेसिस हुआ दो सेल में, जो दो पार्ट्स में सेल जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी, इसका मतलब किस तरह से होता है, प्रोसेस क्या है, वो अपन पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस में। तो प्लांट एनिमल में दो अलग अलग तरीके से ये साइटोकाइनेसिस होता है। तो प्लांट में ये सिंपली जो है होता है फ्राग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन से। पहले एनिमल का देख लेते हैं। एनिमल का सिंपल है, एनिमल में कुछ नहीं होगा, एनिमल में फरो फॉर्मेशन होता है। क्या होगा, यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होगा। ये जो पेरिफेरी है, दो सेल के जो जॉइंट्स, मतलब जहाँ से डिवीजन होना है उसकी जो पेरिफेरी है, यहाँ पे कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्टिन प्रोटीन है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट में क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन। ठीक, और सेंटर में क्या जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि कैसा है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, और पेरिफेरी में क्या आ चुके हैं, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन के, और सेंटर में क्या आ चुके हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो क्या होगा, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये जो पेरिफेरी में प्रेजेंट एक्टिन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो अट्रैक्ट करने से क्या होगा कि ये देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्ट होते 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 ये फरो का फॉर्मेशन, तो ये अपना सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये इधर से। तो ये किसकी तरफ हो रहा है, देखिए, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। तो इसमें डिवीजन कैसा है, सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ जा रहा है ना, ये सेंटर की तरफ जा रहा है। तो सेंट्रीपिटल डिवीजन है फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, और किसके थ्रू होता है, फरो फॉर्मेशन के थ्रू। एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है। प्लांट में ये मेथड इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल के कारण ये जो फरो है, जो फरो बन रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो हो नहीं पाता। तो प्लांट में ये किसके थ्रू होता है, फ्राग्मोप्लास्ट के थ्रू ये प्रेजेंट होता है। तो प्लांट केस में क्या होगा, प्लांट केस में बीच में फ्राग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। फ्राग्मोप्लास्ट में क्या क्या होंगे, गोल्जी वेसिकल्स होते हैं फ्राग्मोप्लास्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, और कुछ स्पिंडल फाइबर्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये मिलके पहले सेंटर में फॉर्म होना चालू करते हैं फ्राग्मोप्लास्ट, अभी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ बनते हैं। इस पर डिवीजन क्या बताया था मैंने, सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ। इसमें डिवीजन पहले सेंटर में फॉर्मेशन हो गया फ्राग्मोप्लास्ट, वही आगे बढ़ते 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 पेरिफेरी की तरफ जाता है। तो इसमें डिवीजन कैसा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, अब यही फ्राग्मोप्लास्ट आगे जा जाके पूरी सेल के पेरिफेरी के चारों तरफ कवर हो जाएगा, और ये फ्राग्मोप्लास्ट आगे जाके क्या बन जाता है, मिडिल लेमेला ऑफ प्लांट सेल। तो इसी को मिडिल लेमेला बोल देते हैं। और जैसे ही मिडिल लेमेला का फॉर्मेशन हुआ, प्लांट सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इन प्लांट और एनिमल में फरो फॉर्मेशन हुआ, तो ये दो सेपरेट पार्ट में साइटोकाइनेसिस हो गया। और मिडिल लेमेला में कंपोज्ड ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुका है, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। मिडिल लेमेला कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ये था साइटोकाइनेसिस और ये था माइटोसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।